एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी जो थी उसको आईईडी से उड़ा दिया, यानी कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, उससे उसको उड़ा दिया। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे तीन पहलुओं पर। पहला होगा मानवीय पहलू, दूसरा जो जांच हो रही है, और तीसरा पहलू होगा ग्राउंड रिपोर्ट। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे दंतेवाड़ा से विकास तिवारी, हमारे साथ रहेंगे जुल्फिकार अली जो दंतेवाड़ा में ही हैं, और भोपाल में अनुराग द्वारी। अलग अलग पहलुओं पर बात करने की। इतनी बड़ी घटना हुई, जवान शहीद हुए। आमतौर से शहीदों का पार्थिव शरीर जब उनके गांव या कस्बे में पहुंचता है तो श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लग जाती है। और हम ये जो तीन पहलुओं में, तीन भागों में जो हमने इसको डिवाइड किया है, उसमें सबसे पहली बात जो वो हम मानवीय पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की दहशत इतना ज्यादा है कि एक शहीद दुगलो मंडावी के परिवार से उसके गांव वालों ने मना कर दिया है कि अंतिम संस्कार गांव में नहीं करें। हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने जान गंवाने वाले जवान के भाई से बातचीत की। वो खुद डीआरजी का एक जवान है। डीआरजी मतलब वो पुलिस का वो हिस्सा, छत्तीसगढ़ पुलिस का वो हिस्सा जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दंतेवाड़ा में कल एक जो बड़ी घटना हुई, और माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत दिनों के बाद एक दूसरी बड़ी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने अपनी शहादत दी। आज दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्ली में सभी जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान आप देखें तो सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और लेकिन इसमें एक नई कहानी निकल कर आई है जो और भी ज़्यादा आपको विचलित कर देगी। दरअसल जो 10 जवान शहीद हुए हैं उसमें से एक जवान जिनके भाई के साथ हम खड़े हैं इस वक्त, इन्होंने बताया है कि जो जवान है उसके पार्थिव शरीर को गांव वाले गांव लाने से मना कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंगलू राम मंडावी सर। और आप भी डीआरजी में? जी जी डीआरजी में सर। तो ये आपके जो खत्म हुए भाई, उनका क्या नाम था? वो दुर्गो मंडावी था सर। दुर्गो मंडावी जी, वो नव आरक्षक? जी नव आरक्षक। तो आप लोग आज बता रहे हैं कि यहीं पे अंतिम संस्कार करेंगे, गांव नहीं ले जाएंगे? सर मतलब सरपंच से बातचीत किए थे तो नहीं हो पाएगा, उधर ही करो। तो क्यों मना कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कारण? तो नक्सली का थोड़ा दबाव होगा सर, नक्सली का कारण। अच्छा, उनके दबाव। जी, वो जो खत्म हुए उनके पिताजी की भी हत्या माओवादी उनकी? जी जी किए थे सर। कब की घटना है, कैसे क्या क्यों किया था, कुछ बताएं। तो हम मुझे नहीं पता था सर, लेकिन वो 2017 में उनके पिताजी को मारे थे। तो नक्सली मारे थे? जी नक्सली। अच्छा जी। तो और ये कौन है जो आई हुई? उसका पत्नी है सर। पत्नी और बच्चा, एक ही बच्चे हैं उनके? जी एक ही बच्चा है। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि अब अंदर ले जाने से तो गांव वालों का समर्थन नहीं है क्या कि गांव का एक लड़का शहीद हो गया है, उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में होना चाहिए? सर उन लोगों की मतलब यहाँ लाने नहीं देंगे बोल रहे थे। हाँ, नक्सली लोग तो दबाव कारण। आपका गांव भी वही है? जी वही 3 किलोमीटर अंदर। विकास तिवारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जब आप ये बात कर रहे थे इस जवान के भाई से, मैं सुन पा रहा था और बहुत ही दर्द हो रहा था सुन के, पीछे किस तरीके से महिलाएं रो रही थीं, लगातार रोने की आवाज सामने आ रही थी। इस ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए जो पार्थिव शरीर है वो गांव तक नहीं जा सकता है नक्सलियों के दबाव में। तो ऐसे में जब सरकार ये दावा करती है कि बहुत प्रभाव क्षेत्र कम हो गया है नक्सलियों का, तो ये किस तरीके का प्रभाव कम हुआ है कि गांव वाले रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पार्थिव शरीर गांव नहीं लौटाना चाहते हैं? देखिए, सरकार के दावों का क्या है, सरकार आंकड़ों पे खेलती है और कागजों पे सारे दावे करती है, लेकिन हकीकत जो आपने तस्वीर देखी, जो शहीद जवान है उसके भाई से जो हमने बातचीत की, उसने सारी सच्चाई खोल कर रख दी। वो लड़का जो शहीद हो गया, जो डीआरजी का जवान था, उसका भाई खुद डीआरजी का जवान है।
उसने कई सच्चाइयां सामने कबूल की कैमरे के सामने। उसने कहा कि किस तरह से जो गांव का सरपंच है उसने मनाही की है, और गांव के सरपंच ने उसकी भलाई के लिए मनाही की। कारण यह है कि जो माओवादियों का दबाव है कि वो लड़का जो डीआरजी में चला गया, अधिकतर अंदरूनी इलाकों के जो युवक होते हैं, माओवादी उन्हें हमेशा मना करते हैं कि वो किसी भी तरह से पुलिस के लिए काम न करें, पुलिस से न जुड़े और ना ही किसी ऐसी नौकरी में जाए जो कि पुलिस से जुड़ा हो। उसके बावजूद अगर गांव का कोई लड़का डीआरजी में चला गया तो उसका पूर्णतः विरोध किया जाता है, बाइकआउट भी किया जाता है। इसके पहले भी उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। जो शहीद जवान है उसके पिता की हत्या तक 2017 में माओवादियों ने की। और आज जब आपने देखी होगी ये तस्वीरें पहले भी कि हमारे देश में जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके गृहग्राम में एक अलग ही माहौल तैयार होता है। केवल गृहग्राम ही नहीं, आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, पूरी जगह से सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए भीड़ की तरह उमड़ पड़ते हैं, और साथ ही साथ उसके जो स्वागत की तैयारी की जाती है और अंतिम यात्रा की जो तैयारी होती है वो ऐतिहासिक होती है। लेकिन बस्तर में एक अलग ही कहानी। अब आप सोचिए कि वो गांव, जिस गांव में वो लड़का पैदा हुआ, उस गांव में खेला कूदा बड़ा हुआ, और आज वो बस्तर में शांति के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जब वो शहीद हो गया तो उसके ही गांव में उसे ले जाने की आखिरी जो अंतिम यात्रा है, उसके गांव की जो मिट्टी है उससे महरूम कर दिया गया, केवल इसलिए कि माओवादियों का प्रभाव अभी भी उस इलाके में बड़ी संख्या में है और उनका दबदबा आज भी काबिज है। जी नहीं, तो ये बात क्या सरकार को नहीं बताई गई या सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया कि शहीद दुलगो मंडावी के साथ इंसाफ कैसे होगा अगर उसका अंतिम संस्कार उसके गांव तक में नहीं हो सकता है? तो ये बात क्या परिवारजनों ने सरकार को बताई? सरकार के संज्ञान में भी है। लेकिन सरकार के संज्ञान में है, लेकिन होता यह है कि ऐसी परिस्थितियों में जब जो उनके परिजन होते हैं वो खुद भी नहीं चाहते कि अगर सरकार चाहती तो पुलिस बल लगाकर उन इलाकों में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता, लेकिन उसके बाद के जो पहलू हैं जो सामने निकल कर आते हैं, जिसमें उनके परिजनों के साथ मारपीट, जिस तरह से जो शहीद जवान है उसके पिता की हत्या 2017 में कर ही दी गई थी, और भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी लगातार फिर मारपीट होती। इस जवान ने, डीआरजी के जवान जो कि उस शहीद जवान का चचेरा भाई है, उससे हमने जो बातचीत की, उसने बताया कि लगातार उनके परिजनों के साथ माओवादी मारपीट किया करते हैं, और यही वजह है कि अब वो लोग गांव नहीं जाते। खुद डीआरजी का जवान बता रहा था कि वो किस तरह से डीआरजी में जब से वो पुलिस में भर्ती हुआ है, पहले गोपनीय सैनिक और फिर आगे चल के जब वो डीआरजी में उसको उसकी पदस्थापना हो गई, तो उसके बाद से वो अपने गांव नहीं जाता। गांव कब जाता है? जब ऑपरेशन के दौरान 50 से 100 की संख्या में अन्य जो सैनिक होते हैं उनके साथ जब वो जाता है, उसी दौरान वो अपने गांव जाकर घर की स्थिति और कुशल क्षेम जान देता है। लेकिन वो अकेले नहीं जाता, उसे पता है अगर वो अकेले जाएगा तो वापस लौटेगा या नहीं ये नहीं मालूम। अगर आज भी उसके जवान के पार्थिव शरीर को अगर पूरे फोर्स और सुरक्षा के साथ गांव तक ले जाया भी जाता तो उसके बाद के जो रिजल्ट है वो काफी भयावह होते। बस्तर में कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पुलिस के इंटरफेयर के बाद कई चीजें थोड़ी सुलझी हुई नजर जरूर आती हैं, लेकिन उसके बाद की जो नीतियां माओवादी अपनाते हैं और जो परिणाम सामने आता है वो काफी दुखद होता है। कई दफे हत्याएं की है माओवादियों ने जब उनकी बात नहीं मानी जाती। इसलिए जो परिजन है वो इसी में भलाई मानते हैं कि माओवादियों ने जो फरमान जारी कर दिया है उसी को मतलब मान लिया जाए। और जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर यह बड़े शर्म की बात है कि देश के लिए जान गंवाने के बाद भी किसी शहीद को वो सम्मान ही ना मिले जिसका वो पूरी तरीके से हकदार है। इसी वजह से हमने सोचा कि आज विकास तिवारी की ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाई जाए, और कोई भी चीज दिखाने से पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, बहुत मेहनत की है आज 3-3 लोगों ने मिल करके छत्तीसगढ़ की इस घटना पर एनडीटीवी के। लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिससे शुरुआत करनी चाहिए थी कि आपको देश के लिए शहीद हो जाने के बाद भी आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके आप वो हकदार हैं, तो फिर हमने क्या हासिल किया? ये सवाल सरकारों को भी पूछना होगा, और ये सरकार उन गांव वालों, ये सवाल उन गांव वालों को भी अपने आप से पूछना होगा कि क्या वो ये चीज चाहते थे। ये मानवीय पहलू है इस घटना का। लेकिन चलिए देखते हैं कि आज का घटनाक्रम क्या रहा। दंतेवाड़ा से अरनपुर में हमला कैसे हुआ और अब क्या हाल है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। नक्सलियों ने इस स्पॉट से जो आईईडी में लगा हुआ जो तार था उसे लगाया था, और यहाँ पे पूरे
साक्ष्य मौजूद है। हालांकि एफएसएल की टीम ने यहाँ से तमाम चीज़ें निकाल ली हैं और ये पत्थर है और इस पत्थर के नीचे जो है ये जगह है, यहाँ पे दोनों तारों को रखा हुआ था। और ये जो है पेड़ है, इस पेड़ को देखें कि इस पेड़ से अगर हम बाहर की तरफ देखना चाहें तो बाहर का कोई नज़ारा नज़र नहीं आता। और यहाँ से छुपकर जो है नक्सली बैठे हुए थे और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तार जो है इस तरीके से यहाँ से छुपाया गया था और ये यहाँ से जो तार की जो एक छोटी सी लकीर है ये बनी हुई है और यहाँ से लेकर जो सड़क के बीचों बीच तक आईईडी जो एक्सप्लोसिव लगाया गया था उससे कनेक्टेड था और यहाँ पर नक्सली बैठे थे। एक नक्सली ऊपर भी चढ़ा हुआ था क्योंकि यहाँ से देखना मुश्किल है कि सड़क यहाँ से नज़र नहीं आती है। तो इस जगह से उन्होंने जैसे ही गाड़ी आई और उन्होंने दोनों तारों को टच किया होगा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और एक जो ड्राइवर है वो भी उसकी मौत हो गई। आईईडी ब्लास्ट जो है इस जगह पे लगाया गया था, इसे अंदर लगाया गया था और एक विश्वस्त और हाईली सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है। अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जो आईईडी ब्लास्ट जो नक्सलियों ने किया है ये मुश्किल से 24 घंटे पहले ही लगाया गया होगा, क्योंकि इस जगह पे जो आईईडी लगा था इस गड्ढे के अंदर, तो अगर पुराना यहाँ पे आईईडी लगाया गया होता तो ये जो जगह है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये मुलायम नहीं, भुरभुरी नहीं होती। और यही बात जो है अधिकारियों ने बताई है कि यहाँ पर कुछ घंटों पहले ही आईईडी को लगाया गया और यहाँ से इस तार को दूर जो पेड़ है वहाँ छुपने के लिए वहाँ फिर नक्सली बैठे हुए थे और यहाँ से एक ड्रिल करके, क्योंकि ये भुसभुसी मिट्टी थी और यहाँ से ड्रिल करके उन्होंने यहाँ पे आईईडी प्लांट किया था। हालांकि ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इसके पहले उन्होंने इस जगह को चिन्हांकित किया हुआ था कि ताकि भविष्य में यहाँ पे आईईडी लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो भुरभुरी मिट्टी है उसको रखा गया था और फिर यहाँ पे आईईडी प्लांट किया गया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया, जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि पुराना आईईडी हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने उनके अपने तजुर्बे से बताया कि जिस तरीके की यहाँ की भुरभुरी मिट्टी थी और यहाँ पे मिट्टी को निकाला हाथ से जा सकता है, तो ये आईईडी मुश्किल से 24 घंटे पहले यहाँ पे प्लांट किया गया और उनके पास पुख्ता सूचना थी कि यहाँ से डीआरजी के जवान निकलेंगे और निकले और उन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की मौत हुई है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जुल्फिकार ने मौके से आपको सारा हाल बताया है, लेकिन आइए एक नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो नक्शा जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएं जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए। ये एक सड़क है, एक तरफ ऊपर वाला छोर दंतेवाड़ा जा रहा है, नीचे वाला अरनपुर। यहां पर इस सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाड़ी अरनपुर की ओर चल रही है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क किनारे गड्ढे में नक्सली छुपे हुए थे और यहीं पर वो भुरभुरी मिट्टी जिसकी बात जुल्फिकार कर रहे थे वो यहां पर थी। ये भुरभुरी मिट्टी इस तरीके की है जिससे आप धीरे धीरे करके खोद करके और सड़क के नीचे, यानी कि नक्सलियों को पता था कि यहां से सड़क खोदना आसान होगा। ब्लास्ट के 24 घंटे पहले उन्होंने वो आईईडी यानी कि 50 किलो विस्फोटक वहां पर लगा दिया क्योंकि वो करना आसान था। उसके बाद 150 मीटर दूर वहां से एक पेड़ पर जाकर के उन्होंने एक तार खींचा, यानी कि एक वायर, और इस पेड़ के ऊपर 2 नक्सली थे। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था ताकि जिसको रेंज से दिखे कि कब गाड़ी आ रही है और कब नहीं आ रही, और नीचे एक नक्सली था जो कि तार लिए खड़ा हुआ था कि जैसे ही ऊपर से इशारा मिलेगा वो तार जोड़ देगा और विस्फोट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 150 मीटर दूर ये तार बिछाए वो बैठे हुए थे। इतने में गाड़ियां आईं और जैसे ही वो गाड़ियां आईं, जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी आई, ऊपर वाले नक्सली ने नीचे वाले को बताया कि मिला दो तार। उसके बाद उसने तार मिला दिया और 150 मीटर दूर से ही बम दाग दिया गया और उसमें हमारे जवान शहीद हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में। यह था पूरा घटनाक्रम, इस तरीके से हुआ था। ये अभी जो ताजा जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने एनिमेशन तैयार किया। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी,
बल्कि कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं हमने 2 नक्सली पकड़ भी लिए। बघेल साहब, आपका कहना है कि आपके पास, पुलिस के पास एक जिंदा नक्सली है और एक नक्सली को आपने मार गिराया है। हाँ, वो है जिंदा, नहीं एक जिंदा, दोनों जिंदा है। अच्छा, एक इलाज चल रहा है और एक को साथ मिला है, एक हमारे कस्टडी में है। दोनों हमारे कस्टडी में है, दोनों उसी आपके ऑपरेशन में गए थे हमारे जवान। तो आइए देखते हैं कि जांच में अब तक क्या पता चला है। यह हमें सूत्रों से ये बातें पता चली हैं। दंतेवाड़ा में अब तक क्या हुआ? एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक धमाके में 50 से 60 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। बुधवार सुबह सुरंग बनाकर विस्फोटक प्लांट हुआ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन के माध्यम से आपने देखा। आमा पांडुम में पैसे मांगने वाले 4 दल थे। उनके पास खड़े नक्सलियों ने यह सूचना दी कि डीआरजी की गाड़ी से पहले 3 गाड़ी निकली। आम नागरिकों की गाड़ी को निशाना नहीं बनाया गया और चिन्हित किया गया कि किस गाड़ी को निशाना बनाना है और कब ये जो विस्फोटक लगाए हैं इसको कब ब्लास्ट करना है, कब कनेक्शन बिठाना है, और वो तार ऐसे यूं जोड़े ताकि उसके बाद विस्फोट हो जाए। इस मामले में लापरवाही होने की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल तोड़कर मुख्य सड़क से जाने की चूक हुई। सर्च ऑपरेशन पर मुख्य सड़क से नहीं गए। जंगल के अंदर पगडंडियों से होकर गुजरने के निर्देश थे। डीआरजी जवानों को वाहन में जाने की इजाजत कैसे मिली? डीआरजी हमेशा 2 पहिया वाहन में ही जाते थे। 50 से 60 किलो विस्फोटक के बारे में खुफिया तंत्र को पता क्यों नहीं चला? इतना बड़ा विस्फोटक आपके प्रदेश में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यह आया कहां से? बहुत भारी मात्रा में आया है। तो और जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? सेंसिटिव इलाका है। 18 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर के विधायक के काफिलों पर भी हमला किया था। माओवादियों ने कहा कि निशाना नेता नहीं पुलिसकर्मी थे। रोड ओपनिंग पार्टी कहां थी? 10 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा बलों के कैंप थे, मगर सड़क पर नक्सली बारूद बिछा कैसे सकते हैं? तो वो जांच कहां थी? आप कैसे, मतलब 24 घंटे में उन्होंने बिछा दिया, आपको कुछ पता भी नहीं चला? गड्ढा खोद दिया, भुरभुरी मिट्टी खोद दी, आपको पता भी नहीं चला। इस चूक की वजह से 10 जवान और 1 ड्राइवर की जान गई। सड़क निर्माण का काम यहां सालों से चल रहा है। पुलिस को पता है कि यहां कई जगहों पर बारूद बिछा हुआ है। जिस गाड़ी से जवान आए उसी से लौटना क्या भारी चूक थी? हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये कुछ बिंदु हैं जिनको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरीके से एक ऑपरेशन किया गया, नक्सलियों ने वहां पर मिट्टी खोद करके 50 किलो विस्फोटक बिछाया, 150 मीटर दूर गए, वहां जाकर के उन्होंने एक पेड़ पे चढ़ा है, दूसरा नीचे है। उनको पता था कि गाड़ी कहां से आ रही है। तो ये सब चूक में गिना जाएगा या नहीं? बिल्कुल संकेत, देखिए क्या है कि ये जो अरनपुर का इलाका है, अगर आप जगरगुंडा की तरफ आगे जाएंगे, जो एक वक्त पर नक्सलियों की राजधानी थी, 2 साल पहले वहाँ स्कूलों में जब घंटियां बजी तो हम कवरेज करने गए थे, और वहाँ एक पुल है। पुल के इस तरफ पहले माना जाता था कि सरकार है और दूसरी तरफ जनताना सरकार यानी नक्सलियों की सरकार है, वहाँ पर जाना आसान नहीं था। तो ऐसे में जब ये सड़क बन रही है, एक तो सड़क की क्वालिटी बहुत ख़राब है, वहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि जिसकी तरफ कोई ध्यान जाता नहीं है। बहरहाल ये मामला अलग है। आप सोचिए कि जो अरनपुर का पुलिस थाना है जहाँ विस्फोट हुआ है, वहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में गंभीर सवाल तो है ही कि 700 मीटर की दूरी पर दिन में ही खोद कर 50 किलो विस्फोटक डाल दिया गया, किसी को पता नहीं लगा। दूसरी जो एक अहम बात वो ये है कि जो दरभा डिविजनल कमेटी है माओवादियों की, जो मुख्यमंत्री जिनकी तरफ बता रहे हैं, दरअसल वो 8 लाख का इनामी जगदीश है। और जगदीश की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर वहाँ पर गए थे डीआरजी के जवान और वो 2 नक्सली पकड़ कर लाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या मुखबिरी की जो सूचना थी वो 2 तरफा ट्रैप तो नहीं था? क्योंकि पकड़ने तो जगदीश को गए थे, 2 नक्सलियों को पकड़ कर लाए, 31 घंटे का ऑपरेशन चल रहा था और जिन गाड़ियों में गए वो अरनपुर थाने में खड़ी थी। आप सोचिए कि 4 दल आमा पंडूम यानी बच्चे भी खड़े थे और बच्चों के साथ नक्सली। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये नक्सली है, ये गांव वाला है, क्योंकि सब एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे पोशाक, एक जैसी भाषा बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे डीआरजी पर हमला हुआ इस पर में हैरत इसलिए है क्योंकि तो वहीं के स्थानीय लोग हैं जो भली भांति समझते हैं। कई उसमें से आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली हैं, कई वहाँ के युवा हैं।
तो ऐसे में थाना 700 मीटर की दूरी पर जो दरभा डिविजनल कमेटी है, जिसने आखिरी बड़ा हमला किया था लोकसभा चुनाव के वक्त, जो बस्तर से पूरे इकलौते बीजेपी के विधायक जीते थे भीमा मंडावी, उनका काफिला, जो उनकी गाड़ी थी वो तो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन ऐसा ही धमाका हुआ था और उनकी गाड़ी भी 10-12 फीट ऊपर उछल गई थी और इतना ही बड़ा गड्ढा वहां पर बना था जब मैं गया था। और रात को भी वहां पर फायरिंग कर रहे थे, जब एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने मुझे फिर खींचकर वो वहां से लेकर आके आया कि यहाँ पर अभी फायरिंग चल रही है, और हम रात को भी धमाके की आवाज सुन रहे थे। तो एक जो बड़ा सरदर्द ये होने वाला है कि दंतेवाड़ा में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। अभी भी जो दक्षिण बस्तर है, दूसरे ज़िले हैं, सुकमा हो, नारायणपुर हो, वहाँ पर अभी भी नक्सलियों का बहुत खौफ है, अभी भी वहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। लेकिन इधर दंतेवाड़ा की तरफ उनकी तादाद थोड़ी कम हुई थी, उनका रसूख कम हुआ था। तो अब जिस तरह से दरभा डिविजनल कमेटी जगदीश, और ये भी बताया गया है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि जो मंजू एरिया कमांडर है वो भी इस हमले के वक्त वहां पर मौजूद थी। तो एक तरह से अपने उन्होंने आमद दर्ज करा दी है जिस जिले से लगभग पूरी तरह से खात्मा हो गया था नक्सलियों का। जी बिल्कुल। जांच के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे और अब तक क्या पता चला है अनुराग? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो पहली बात यह है कि क्या ये जो मुखबिरी की सूचना थी जगदीश के बारे में, जो टिप ऑफ मिला था और जिसके बाद डीआरजी की टीम गई थी, कहीं वो डीआरजी के लोगों को फंसाने के लिए ट्रैप तो नहीं था? जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है नक्सली बताकर के, वो कौन है, उनसे कितनी अहम जानकारी मिल सकती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो जो भी ऑपरेशनल यहाँ पर जो रही हैं, खामियां रही हैं, जिनके बारे में हमने इशारा किया कि रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी, अमूमन ये गाड़ियों में नहीं चलते, डीआरजी के जवान सड़क या 2 पहिया वाहन से चलते हैं, जो दोनों तरफ पेट्रोल होना चाहिए था वो क्यों नहीं था, और जिस तरह से आमा पंडुब में रोका गया, क्या रोकना सही था उनको? क्योंकि वो पूरा रास्ता जो है उसमें बहुत लोगों को पता है वहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर प्लांट किया गया है, और जिस तरह की मशीनरी चाहिए इस तरह की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को पकड़ने के लिए, क्या वो नहीं है, उसकी सहूलियत नहीं है। फिर से एक बार इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि 50 किलो अगर विस्फोटक लाकर प्लांट किया जा रहा है, रातों रात उसको प्लांट किया जा रहा है, तो जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस होना चाहिए क्या नहीं है? डीआरजी की खासियत ही ये थी जब 2008 में उनकी स्थापना हुई थी कि स्थानीय लड़ाके हैं, सरेंडर नक्सली है, तो इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो क्या उसमें कोई चूक हो रही है? क्या बहुत आसान मान लिया गया था? क्योंकि अब दंतेवाड़ा से नीलवाया या आरनपुर आप जाएंगे तो वह रास्ता अब बहुत आसान मान लिया जाता है, वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो पिछले 2-2.5 साल में इस तरह का कोई हमला हुआ नहीं था, जबकि पूरा जो किरंदुल से लेकर आगे तक का स्ट्रेच है वो खतरनाक माना जाता है, और कहीं ना कहीं लापरवाही तो इतने बड़े स्तर पर हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है।